Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection, techniques and objectives of narrative therapy. This is a subsection of Unit 4, the narrative approach to assessment and counseling. This Unit 4 is from Block 2, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. So जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हर एक यूनिट के बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ, बहुत सारे इन द सेंस 4 to 5 वीडियोस तो होते ही हैं। एंड इन वीडियोस को सब सेक्शंस में बनाने की इंटेंशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डीप स्टडी कर सकें हर एक टॉपिक की। इन सब के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप पूरे चैप्टर के वीडियोस देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, टेक्निक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नरेटिव थेरेपी। इसमें आप रेड मार्क देख रहे होंगे। रेड मार्क का मतलब है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। ये वाला है, जितने भी मैंने टिक मार्क लगाए हैं ये टिल दिसंबर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स के टॉपिक्स को मैंने मार्क किया है, सो दैट आप इजीली यहीं से पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में ही बता चुकी हूँ। वो जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस डायरेक्टली वो क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर द टेक्निक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नरेटिव थेरेपी, दैट इज ऑल। तो इसीलिए क्वेश्चंस इनडायरेक्ट नहीं होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना अच्छे से है और उसके लिए मैं आपको समझा ही रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो टेक्निक्स दी हुई हैं, ये टेक्निक्स को देखिए, मैंने यहाँ पे काउंट भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे इस काउंट से भी समझ सकते हैं। 4.3.1 ये जो 1 है ये नंबर 1 बताया हुआ है। देन 4.3.2 देखिए 4.3 सब में कॉमन आ रहा है, ये क्योंकि टॉपिक का नंबर है 4.3। इस तरह से इन्होंने लेबलिंग किया है और मार्किंग किया है। तो हम 4 टेक्निक्स करेंगे इसमें, एंड देन उसके बाद इसका थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे इन सारी टेक्निक्स का। तो फर्स्ट है एक्सटर्नलाइजिंग द प्रॉब्लम। एक्सटर्नलाइजिंग दी प्रॉब्लम में इसमें ये बताया हुआ है कि हम जो स्टोरी नरेट करेगा क्लाइंट, उसको एग्जामिन करेंगे और उसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। हम उसको बोलेंगे कि वो दूसरे तरीके से अपनी इसी स्टोरी को बताए और सेम सिचुएशन को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करे, इवेंट को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करे। तो इस स्ट्रेटेजी में हम ये कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को इंडिविजुअल से सेपरेट कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम है एक्सटर्नलाइजिंग दी प्रॉब्लम को बाहर निकाल देना, इंसान से अलग करके देखना। सेकेंड है रिकंस्ट्रक्टिंग दी स्टोरी। इस नरेटिव थेरेपी में ये होता है कि जो प्रॉब्लम है वो एंटागोनिस्ट हो जाती है स्टोरी की। एंटागोनिस्ट मतलब कि विलन हो जाता है, जो मूवीज में जैसे गुंडा होता है ना, वैसे ही। तो प्रॉब्लम को हम गुंडा मानते हैं स्टोरी में। तो कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो अनहेल्दी और अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कि ऐसी चीजें हैं प्रॉब्लम्स या जो अनहेल्दी बिहेवियर है, अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, एंटागोनिस्ट है, मतलब कि गुंडा है हमारी लाइफ का। तो लैक ऑफ पेशेंस, एग्रेसिवनेस, ये भी कुछ ऐसी एग्जाम्पल है जो एंटागोनिस्ट का काम कर रहे हैं हमारी लाइफ की स्टोरी में। सो इनको इस तरह से अप्रोच किया जाता है कि जो क्लाइंट है उसमें वो किस तरह से उसको हराना है, ये हम उसको बोलते हैं। तो वो अपनी स्टोरी को दूसरे तरीके से बनाए, सो दैट वो जो प्रॉब्लम है वो एज अ गुंडा समझ के हम उसको हटाने की कोशिश करें। इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि एक बच्चा है जिसको बहुत गुस्सा आता है और वो मारपीट कर देता है अपनी क्लास के बच्चों से, और या फिर पेरेंट्स से बदतमीजी कर लेता है। उसके बाद फिर वो गिल्टी फील करता है कि हाय, मैं अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाता है। तो उस केस में काउंसलर का क्या काम है, काउंसलर जो है उसको समझाएगा कि अपनी प्रॉब्लम को अपने से अलग करके देखे। उसका जो एग्रेसिवनेस है वो उसकी लाइफ का गुंडा है, सो उसको सेपरेट करना है। तो जब वो अपने से हटा के उस चीज को देखेगा तो वो खुद को प्यार करेगा और उस प्रॉब्लम से नफरत करेगा और उस प्रॉब्लम को दूर हटाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि हमने जो स्टोरी है उसकी लाइफ की, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है सो दैट ऐसी प्रॉब्लम्स के इंसिडेंट्स ना हो, रिड्यूस हो जाए और नेगेटिव आउटकम जो है वो आने बंद हो जाए, वो हटा सके उस चीज को और अपने पर्सनल डेवलपमेंट में फिर से अच्छी चीजें ला सके और अच्छी चीजों में को अचीव कर सके। तो जो पर्सन है वो खुद ही प्रोटैगोनिस्ट
प्रोटैगोनिस्ट हो जाता है। प्रोटैगोनिस्ट मतलब हीरो ऑफ द स्टोरी, जो अपनी लाइफ की स्टोरी को खुद से बनाता है, वो ऑथर की तरह काम करता है और अपनी लाइफ को फिर से रीराइट करता है। थर्ड जो है मेथड वो है यूनिक आउटकम्स। इसमें जो स्टोरी है समझ लो फुल सारी प्रॉब्लम से भरी हुई है और उसके नेगेटिव इवेंट से भरी हुई है। तो जो काउंसलर है वो कोशिश करेगा उन एक्सेप्शनल पॉजिटिव आउटकम्स को देखने की जो उसकी लाइफ में फिर भी हुए हैं। मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में एक चीज़ पॉजिटिव, वो ढूंढेगा काउंसलर। और जब उस यूनिक पॉजिटिव आउटकम को एक्सप्लोर करेंगे तो जो काउंसलर है वो असिस्ट करेगा क्लाइंट को कि वो अपनी स्टोरी को रीडेवलप करे, इस तरह से रीडेवलप करे और नरेट करे जो यूनिक तरीके का हो, जिसमें यूनिक आउटकम आए जो अब तक नहीं आया वो। तो ये इसका जो फोकस होता है वो यूनिक पॉजिटिव आउटकम के ऊपर होता है, जो हम क्लाइंट को फिर असिस्ट करते हैं और उसको एम्पावर करते हैं कि वो अपने नोशंस को चेंज करे और यूनिक आउटकम को पे ज़्यादा ध्यान दे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने पे। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक मिस्टर एक्स है, वो नॉवल राइटर है, उसको एक नॉवल दी गई है, नॉवल राइटर को एक किसी और की नॉवल दी गई है और उसे बोला है कि आप इसको रिव्यू करिए और इसका रिव्यू पब्लिश करिए। तो ये जो नॉवल राइटर है मिस्टर एक्स, जब वो रीड करते हैं उस नॉवल को तो वो उनको बहुत पुअर लगती है, लेकिन उसमें कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ पसंद आ जाते हैं। तो ये जो मिस्टर एक्स हैं ये दोबारा उन आइडियाज़ को लेके उस नॉवल को रीराइट करते हैं और वो बेस्ट सेलर बन जाती है क्योंकि इस स्टोरी के फ्लॉज हट गए हैं। सेम इज विद यूनिक नरेटिव, जो हमने अभी ये मेथड पढ़ा, ये यही चीज़ है। नाउ फोर्थ जो टेक्निक है वो है ऑल्टरनेटिव नरेटिव्स। देखिए सारी ज़्यादातर ये जो टेक्निक्स है एक दूसरे से मिलती जुलती है, 19-20 का फ़र्क है, तो आपको वो 19-20 का फ़र्क जो है बस उसी को याद रखना है जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव नरेटिव की बात करें तो इसमें फोकस होता है नरेटिव थेरेपी का, कि वो स्ट्रेंथ्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे इंडिविजुअल में जब वो स्टोरी नरेट कर रहा होता है तब, और वो इम्प्रूव करे पर्सन का पर्सपेक्टिव इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। मतलब कि खुद के लिए उसका पर्सपेक्टिव कैसा है और दुनिया के लिए उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, उन दोनों पे जो काउंसलर है वो ध्यान दे और उन पॉजिटिव चीज़ों को अलग निकालते रहे। ऑल्टरनेटिव नरेटिव जो है बहुत ही सिंपल तरीके का कंसेप्ट है। ये टेक्निक ज़्यादातर यूनिक आउटकम के साथ, मतलब जो ऊपर थर्ड पार्ट था उसके साथ बहुत अच्छे से कंबाइन होकर काम किया जा सकता है। जो इंडिविजुअल है वो रिकंस्ट्रक्ट करता है अपनी पर्सनल स्टोरी को और यूनिक आउटकम को यूज़ करते हुए, जो उसके लाइफ में कुछ यूनिक चीज़ें हुई थी जो पॉजिटिव हुई थी, और वो फोकस करता है पॉजिटिव एस्पेक्ट में पुरानी स्टोरीज के, और डिज़ायरेबल जो आउटकम चाहिए उसको अचीव करने के लिए उसको कैसे कैसे हैंडल करना है, कौन कौन से पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ के चलना है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा बेस्ड होता है इस प्रेमाइस में, मतलब इस बेसिस पे बेस्ड होता है ये कि जो पर्सन है वो एक्टिव ऑथर है अपनी लाइफ का, वो खुद उसको कंटिन्यूसली एंड एक्टिवली अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लिखना है। और जब वो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव रखेगा, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव नरेट करेगा, तो काउंसलर उसको हेल्प करेगा उस नरेटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाने का, सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सके और उसको ओवर पावर कर सके। ये थी 4 टेक्निक्स जो हमने इसमें करी। नाउ बाउंड्रीज ऑफ नरेटिव थेरेपी क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो नरेटिव थेरेपी जो है उसके कुछ लिमिटेशंस ये है। तो जब बाउंड्रीज वर्ड आया मतलब कि वो लिमिटेशन पूछ रहे हैं, मतलब कमियां क्या है, आपको क्या लगता है कि कहाँ ये कम पड़ जाती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे ओकेशंस में जो क्लाइंट आते हैं वो थेरापिस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि थेरापिस्ट इज एन एक्सपर्ट और थेरापिस्ट को ही उनको बताना चाहिए कि भाई क्या करो, इंस्टेड कि हम क्लाइंट को ही बोलते हैं कि भाई अपनी प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में बता, तुम ही अपनी स्टोरी नरेट करो, तुम ही अपने आंसर्स ढूंढो, तुम ही सोचो कि अच्छी चीज़ें क्या थी। वो सारा इस नरेटिव थेरेपी में क्लाइंट करता है। तो इनका कहना ये है कि लिमिटेशन यही है कि अगर क्लाइंट को ही सब कुछ करना तो एक्सपर्ट का क्या काम है। सो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन बताई गई है। जो नरेटिव थेरेपी है वो चैलेंज करती है वैसे इंडिविजुअल को कि वो खुद अपनी लाइफ को आर्टिकुलेट करे। जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या इंटेलेक्चुअल, लेकिन उनके लिए मुश्किल किन के लिए है ये चीज़, मुश्किल उनके लिए है जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, मतलब कि इतना सोच नहीं सकते, या फिर उनको वो नरेट नहीं कर सकते अपनी स्टोरी को ठीक से शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
और वो एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते अपनी लाइफ को समझाने के लिए जो हमें चाहिए होता है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही बेकार है ना नरेटिव थेरेपी। ये इसकी लिमिटेशन हो गई। सेकंड लिमिटेशन ये है कि एजेंडा मिसिंग है इसमें। हमें नहीं पता होता कि हमारा एजेंडा क्या है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दे। उसका सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट क्या है वो चेंज करना है, इसका फ्रेमवर्क है इस अप्रोच का। और ज़्यादातर ये फिलोसॉफिकल बेसिस पे है, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है इसका, तो दैट इज़ वाई इसका ये भी लिमिटेशन है। फिर है लीडिंग रोल। लीडिंग रोल के बारे में बता रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये नरेटिव थेरेपी का होता है वो ये होता है कि हम क्लाइंट को एम्पावर कर रहे हैं, यानी क्लाइंट को मजबूत बना रहे हैं। तो जब क्लाइंट एक्सपर्ट होता है और समझने लगता है अपनी स्टोरी को और अटेम्प्ट करता है कि वो अपने माइंडसेट को चेंज कर ले सो दैट उसकी लाइफ के चीज़ें भी चेंज हो जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आइडिया है वो एम्फेसाइज ये करता है कि थेरापेटिक रिलेशनशिप रहे थेरापिस्ट और क्लाइंट के बीच में, और जब ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा थेरापिस्ट और ये क्लाइंट का, तो पॉजिटिव आउटकम आना तो पक्का ही है। तो इसमें किस तरह का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो थेरापिस्ट है वो केयर दिखाए क्लाइंट को, इंटरेस्ट दिखाए, रेस्पेक्टफुल क्यूरियोसिटी दिखाए, रेस्पेक्टफुली जानने की कोशिश करे उसकी ज़िंदगी को, ओपननेस दिखाए, एम्पैथी हो, फैसिनेशन हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काउंसलर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है जब वो क्लाइंट के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करता है। सो इसमें यही बताया। जो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होगी जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगी तो ये क्लाइंट और काउंसलर दोनों मिलके आगे सोच सकते हैं और आउटकम को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, नरेटिव के आउटकम को। जो ये स्टोरी होती है इसको जो किसी इंसान के पर्सनल कलेक्शंस है, सपोज किसी इंसान ने अपने लाइफ को किसी तरह से इंटरप्रेट किया है, तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया है वही पर्सन की आइडेंटिटी बन जाता है। और पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो खुद को किस तरह से सोचता है, और उसका जो एक्सपीरियंस है, जो जिस तरह से उसने चीज़ों को देखा है, और वो देखेगा भी उसी तरीके से जैसे उसकी पर्सनैलिटी है। यानी कि ये दोनों इंटरट्विन्ड है, इंसान की आइडेंटिटी और उसकी स्टोरी। आपकी इंटरप्रिटेशन आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है और आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है आपकी इंटरप्रिटेशन पे, है ना। तो यही चीज़ इन्होंने इस पैराग्राफ में बताई है। तो अगर हमें आइडेंटिटी चेंज करना है तो हमें इंटरप्रिटेशन भी बदलनी पड़ेगी। हम किस तरह से स्टोरी को पढ़ते हैं, किस तरह से उसको समझते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो प्रॉब्लम सैचुरेशन स्टोरीज जो होती है, प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज, ये हमने कल वाले वीडियो में कवर किया था। प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज मतलब कि वो स्टोरी जो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम से भरी हुई है। ये शेप करती हैं किसी इंसान की आइडेंटिटी को और पर्सन के माइंड पे असर डालती है। तो इस तरह की जो स्टोरी है वो ज़्यादातर इग्नोर कर देती हैं पर्सन की लाइफ का वो नरेटिव जो इससे अलग है, मतलब पॉजिटिव भी है। अगर हम नेगेटिव ही चीज़ को देखते रहेंगे तो हमें पॉजिटिव कैसे दिखेगा? दोनों में से एक ही चीज़ देख सकते हैं ना, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर वो इंसान नेगेटिव देख रहा है तो उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट तो दिखाई नहीं देगा, तो हमें दूसरा एस्पेक्ट भी ढूंढना है उसके नरेटिव में। और जब वो ढूंढेगा इस तरह से तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी। और जो हर एक इंसान, अगर वो इंसान ब्लैक एंड वाइट में देख रहा है तो ब्लैक अगर उसने देखा तो हमें वाइट दिखाना पड़ेगा। तो इनका कहने का मतलब यही है कि इंस्टेड ऑफ सीइंग ब्लैक एंड वाइट वो मल्टीपल कलर्स देखे हर एक चीज़ में। वो यही ना समझे कि हमेशा नेगेटिव ही होता है उसकी लाइफ में। इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि गोल क्या है इस थेरेपी का। तो ये जो प्रॉब्लम सैचुरेटेड स्टोरीज जो होती हैं उनको हमें ढूंढना है, हमें उसको शुरू से ही टेस्ट करना है और उस नैरेटिव के कंट्राडिक्शन को ढूंढना है। जो वो नेगेटिव चीज़ बताएगा उसका पॉजिटिव ढूंढना है। एंड देन फिर हम एक थेरापिस्ट और क्लाइंट का कन्वर्सेशन को एकम्प्लिश कर पाएंगे और थर्ड पार्टी को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। सपोज कोई इवेंट उसने बताया है जो नेगेटिव है, लेकिन उस इवेंट में और भी तो कैरेक्टर होंगे, वो अकेला तो होगा नहीं। तो जो दूसरे कैरेक्टर है जिन्होंने देखा है वो इवेंट होते हुए, उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए और फिर हम उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव कुछ और हो, थर्ड पर्सन का, वो किसी और तरीके से उस इवेंट को देखता हो। तो इस तरह से हम पॉजिटिव आउटकम्स ढूंढ सकते हैं और नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये ज़्यादा ओपन हो जाता है
और जो इंसान है वो जितने भी लिमिटेड व्यूज़ हैं उसके बॉन्डेज से फ्री हो जाता है, खुद को फ्री मानना समझना शुरू कर देता है। तो जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव व्यूज़ हैं, यानी कि बहुत तरह तरह के उसके व्यूज़ हैं, वो हेल्प करेंगे ऑथर इंसान को एज अ ऑथर अपनी नई स्टोरी लिखने के लिए, और वो एक बहुत अच्छी स्टोरी और सच्ची स्टोरी लिख पाएगा अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके अपने लाइफ के नैरेटिव को भी चेंज कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अ सबसेक्शन ऑफ टेक्निक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेटिव थेरेपी जो हमने किया। ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा, इसीलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा। I hope my videos are useful to you. Do not forget to subscribe and share my videos with rest of the students so that everybody gets help out of it. See, हम कितनी मेहनत करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, लेकिन हेल्प तो हमें सबकी करनी चाहिए। एक पॉजिटिव माहौल बना के रखना चाहिए अपने देश में। तो वी नेवर नो कौन कितनी मुसीबतों से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो अगर हम किसी की किसी भी तरीके से हेल्प कर सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपकी क्या सोच है उसके हिसाब से आप एक्ट करिए। और मेरे वीडियोस पसंद आते तो लाइक करिए, कमेंट कर दिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।